Everyone is not a candidate of hair transplant. These 7 type of patients should strictly avoid hair transplant in their cases. So number 1 is the heavy smokers and the chain smokers. As all of us know that smoking directly affects the health of the hairs, and this is one of the major causes of हेयर फॉल. सो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप में नेक्रोसिस के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे अगर आप चेन स्मोकर हैं. एज वी नो दैट स्मोकिंग एंड निकोटीन डायरेक्टली अफेक्ट्स द ब्लड सप्लाई, क्योंकि निकोटीन आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन करती है और ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करती है. सो इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट आप कॉम्प्लिकेशंस लाइक नेक्रोसिस, इन्फेक्शंस, इन चीज़ों का शिकार हो सकते हैं. व्हेन वी से स्मोकिंग वी मीन्स all type of smoking and all type of nicotine patches, e-cigarettes, vapes and shishas. So number 2 is the diabetic patients who have uncontrolled diabetes. Yes, we can go for hair transplant in diabetic patients with a controlled range. Usually ऐसे patients को हम HbA1c से monitor करते हैं, but जिनमें HbA1c 8.5 या इससे ज़्यादा है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि पहले वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ब्रिंग इट डाउन बिलो 7 एंड देन विथ स्पेशल प्रिकॉशंस दे कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. डायबिटिक पेशेंट्स में भी हेयर ग्रोथ डायरेक्टली इफेक्ट हो रही होती है बिकॉज जो माइक्रो वेसल्स हैं वो उनमें ऑक्लूड हो रही होती हैं, उनकी ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज होती है. सो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट दे आर ऑल्सो एट हाई रिस्क ऑफ नेक्रोसिस, infections and delayed wound healing. Number 3 are the patients with unrealistic expectations. If you are believing that you are at age of 40 and you are going to be just like your teenagers and you will become just like your 18 years of age and you will be having a similar density, similar puff, similar hairstyling, I am sorry, you are wrong. So you have to be realistic about your results. Hair transplant is never an alternative to the natural density that you are having in your teenagers. And similarly, hair transplant cannot provide you similar results that a person is having by wearing a surgical unit or wig. So expectations होनी क्या चाहिए? Expectations realistic ये हैं कि ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स के बाद जब आपने कॉमिंग की हुई है तो किसी को ये महसूस ना हो कि आपने नंबर 1 कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है. नंबर 2, वो इतनी रीजनेबल डेंसिटी होनी चाहिए कि आपकी बाल्डनेस या स्किन आपकी दूसरों को नज़र स्कैल्प की ना आ रही हो. दीज आर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. बट आप जब खुद ऑब्जर्व करना चाहेंगे, लाइक आप शावर लेके निकले हैं, आपके बाल वेट हैं, तो यू विल क्लियरली सी कि आपकी डेंसिटी अब भी कम है एज़ कम्पेयर टू योर नेचुरल डेंसिटी जो आपकी टीनेजेस में थी. सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि कॉमिंग में के बाद एक आम देखने वाले बंदे को आपकी बाल्डनेस जज ना हो रही हो और ना ही ये पता चल रहा हो कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है. सो नंबर 4 आर द अर्ली एज पेशेंट्स. ये वो पेशेंट्स हैं जो टीन एजेस में ही बाल्डनेस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं एंड दे कम टू अस और वो डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जंप करना चाहते हैं बाईपासिंग जो मेडिकल थेरेपीज़ हैं उनको छोड़ के डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जंप करना चाहते हैं. सो अर्ली एजेस में अगर हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, लाइक 19 या 20 में हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, सो इन पेशेंट की बाल्डनेस का जो प्रोसेस है वो ट्रांसप्लांट से तो नहीं रुकेगा. सो इनकी फ्यूचर प्रोडिक्शन करना मुश्किल है. ये अभी उनका हेयर फॉल स्टेबलाइज नहीं हुआ. सो लेट्स से अगर हमने फ्रंट हेयर लाइन उनकी कर दी है तो इमीडिएटली विद इन फ्यू मंथ्स उनका फ्रंट हेयर लाइन में और बाकी बालों में एक गैप क्रिएट हो जाएगा, उनकी बाउंड्रीज ड्रॉप डाउन कर जाएंगी. सो एक आइसोलेटेड आइलैंड क्रिएट हो जाएगा उनका. एक हॉलो इफेक्ट में उसको कहूँगा कि उनका एक बंच दरमियान में रह जाएगा और साइड्स उनकी खाली हो जाएंगी. दैट विल गिव देम अनसेटिस्फाइंग रिजल्ट्स और ये पेशेंट अपना डोनर भी स्पॉइल कर बैठते हैं अर्ली एजेस में ट्रांसप्लांट करवा के. नंबर 5 आर दी सर्टेन मेडिकल कंडीशंस लाइक एलोपेशिया एरिएटा, जिसको हम अपने लेमन टर्म में बालचेरापी कहते हैं. इसी तरह की सिमिलर कुछ स्किन कंडीशंस और भी हैं या आपकी सिस्टमेटिक डिजीज़ेज हो सकती हैं, लाइक इफ़ अ पेशेंट इज़ कार्डियक पेशेंट
और उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है, ही इज़ ऑन अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस, वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं। सो ये ऐसे पेशेंट्स भी हमारे लिए रिस्की हैं और इनको हम अच्छी तरह एवेलुएट करने के बाद उनके प्राइमरी फिजिशियन से गो हेड लेने के बाद ही ट्रांसप्लांट करते हैं। सो नंबर 6 इज द डिफ्यूज्ड अनपैटर्न्ड एलोपेशिया। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ड्यूपा भी कहते हैं। डिफ्यूज अनपैटर्न्ड एलोपेशिया में होता ये है कि ओवरऑल ही आपके सर के बालों की डेंसिटी कम हो चुकी होती है। ये मेल पैटर्न बाल्डनेस से इस तरह मुख्तलिफ है कि मेल पैटर्न बाल्डनेस में आपके स्पेसिफिक जो सर्टेन एरिया है रेसिपिएंट, वहाँ पे बाल कम हो रहे होते हैं, लेकिन ड्यूपा में आपकी जो डोनर एरिया है, साइड्स हैं, उनमें भी बालों की तादाद बहुत कम हो चुकी होती है। ड्यूपा में यूजली रेसिपिएंट एरिया कम्प्लीटली ब्लैंक नहीं होता, आपका बाल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ बाल मौजूद रहते हैं लेकिन डेंसिटी ना होने के बराबर होती है। सो ऐसे में अगर हम डोनर एरिया से मज़ीद बाल निकाल लेंगे तो वहाँ पे पैचीनेस डेवलप हो जाएगी और ये लगाए हुए बाल भी ग्रो नहीं करने लगेंगे। इसी तरह कुछ स्पेसिफिक स्किन कंडीशंस हैं जिनको हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं या सिकाट्रिशियल एलोपेशिया कहते हैं, जिसमें हमारे पास लाइकेन प्लैनोप्लारिस है, फाइब्रोसिंग एलोपेशिया है, सेंट्रीफ्यूगल एलोपेशिया हैं, इसी तरह DLEs हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। इनमें भी हेयर ट्रांसप्लांट का कोई फ़ायदा नहीं और इनमें हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो इनमें भी जब कभी हमें ट्रांसप्लांट करना है तो हमें बायोप्सी के साथ प्रूवन कि ये अब डिजीज़ ख़त्म हो चुकी है, तब हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नंबर 7 आर दी कीलॉइड्स। कीलॉइड वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट की नॉर्मल हीलिंग वुंड्स की नहीं होती और ओवर हीलिंग हो जाती है, और जहाँ पे कोई कट्स, इंसिजन्स या नीडल्स लगाई जाती हैं वहाँ पे एक ओवर हीलिंग के थ्रू एक एक्स्ट्रा टिश्यू बन जाता है जो कि बाद में साइज़ में इंक्रीज़ भी होता रहता है। पेशेंट के लिए वहाँ पे इचिंग रहती है और समटाइम्स ये पेनफुल होता है, और ये ऐसी कंडीशन है जिसको बाद में ट्रीट भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको जिस्म पे कभी कोई वुंड्स बने हों और या उनकी कोई पास सर्जरी हुई हो और वहाँ पे हीलिंग के वक्त उनके कीलॉइड्स बन चुके हों, ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए।